2013 में इस्लामी नजरियाती काउंसिल बाकायदा मौक़िफ़ दे चुकी है कि डीएनए जुर्म को साबित करने में अहम शहादत तो हो सकती है, लेकिन बुनियादी और वाहिद सबूत नहीं हो सकती। इसीलिए इससे सानवी सबूत के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। लेकिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मौक़िफ़ के बरअक्स हालिया चंद सालों में ज्यादती के 2 बड़े केसेस में सिर्फ डीएनए की बुनियाद पर न सिर्फ जुर्म की सेहत को तस्लीम किया गया, बल्कि इसी बुनियाद बनाकर दोनों जुराइम के मुल्ज़िमान को सजाएं भी दी। किसी भी केस में डीएनए और वीडियो शवाहिद बहुत अहम होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इनकी बुनियाद पर सजाएं और मौत जैसी सजाएं दी जा सकती हैं? इस्लामी कवानीन इस बारे में क्या कहते हैं? बात करेंगे मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब हसन इलियास। हसन साहब, ये बताइएगा, किसी भी जुर्म के इर्तिकाब के बाद उसके सबूत को इकट्ठा करने के लिए डीएनए या मजीद जो साइंसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको क्या सानवी हैसियत ही हासिल रहेगी, सेकेंडरी हैसियत ही हासिल रहेगी, या वो प्राइम एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकेंगे? देखिए, शरीयत ने जो सजाएं मुकर्रर की हैं वो जान, माल, आबरू और नज़्म इज्तिमाई के खिलाफ कोई इक़दाम होता है तो इन नौइयत के जराइम की पादाश में 5 सज़ाएँ जो मुकर्रर कर दी गई हैं, वो फसाद फिल अर्द की सज़ा है, वो चोरी की सज़ा है, वो ज़िना की सज़ा है, वो क़ज़फ़ की सज़ा है, इसी तरह वो क़त्ल व जराहत की सज़ा है। ये जितनी सज़ाएँ हैं ये अल्लाह की शरीयत में अबदी हुक्म के तहत लिख दी गई हैं, मुकर्रर कर दी गई हैं। लाजिम है मुसलमान हुक्मरानों पर कि वो उस पर अमल दरामद करवाएं, लेकिन इन सजाओं का निफाज करने के लिए किसी मुजरिम पर जुर्म का सबूत कैसे होगा, ये शरीयत का मौजू नहीं है। जुर्म का सबूत हमेशा इल्म और अक़ल के मुसल्लमात के तहत होता है। यानी आप किसी शख्स के ऊपर जब कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम पर यह लाजिम होता है कि हम इल्मी तौर पे, अक़ली तौर पे साबित कर सकें। कानून की ज़ुबान में जिसे कहा जाता है कि बियॉन्ड द डाउट जुर्म साबित हो, तो उसके लिए शरीयत ने या दीन ने कोई कायदा मुकर्रर नहीं किया, और शरीयत और दीन को कोई कायदा मुकर्रर करना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जुर्म अपने हालात, अपने ज़माने, अपने अहद, अपनी तारीख में बदलते रहते हैं, और सबूत जुर्म के जो जो ज़राए हैं वो भी तग़य्युर पज़ीर होते रहते हैं। लिहाजा शरीयत की सज़ाओं को अगर साबित करना है, 4 गवाहान वाली बात की जाती है, खास तौर पे ज़िना जबर के केस में 4 गवाहान का कहा गया था, वो क्या है सर? वो क्या एक शरीयती शर्त है, या वो भी उलमा की एक, यूं कह लें कि उन्होंने एक डिवाइस किया था मैकेनिज्म कि 4 गवाह होंगे तो पता चल पाएगा कि ज़ना हुआ या ज़ना बिल जबर हुआ? इन 5 जराइम में से एक जुर्म है ज़िना का जुर्म, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि ज़िना का जुर्म जब होता है, हम किसी शख्स पर ज़ानी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है। ये उसकी इज़्ज़त, उसकी तौक़ीर, उसकी हशमत, इस सब पर सवाल उठाती है। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाते वक्त उस वक्त तक ज़बान नहीं खोली जा सकती जब तक 4 गवाह मौजूद ना हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस्लाम इस जुर्म को छुपाना चाहता है, इसकी पर्दापोशी चाहता है। कोई शख्स उठे, किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगा दे, उसकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए, ये कायदा मुकर्रर कर दिया है कि इस जुर्म में रिपोर्ट भी नहीं हो सकता जुर्म उस वक्त तक जब तक 4 गवाह ना हो। लेकिन मैं आगे बढ़ के कहता हूं कि 4 झूठे गवाह मिल गए हैं और उन्होंने किसी शख्स पे ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया है, तब भी जुर्म साबित होगा तो उस पर कोई हद जारी होगी। ये 4 गवाह सबूत जुर्म की शर्त नहीं है, बल्कि ये 4 गवाह उस जुर्म को रिपोर्ट करने के लिए जरूरी है। और दीन ने साथ ये भी बता दिया है कि इसके बाद अगर ये साबित ना हुआ कि ज़िना किया गया है तो फिर क़ज़फ़ की सजा है जो इन पर जारी की जाएगी जिन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हसन इलियास साहब, ऐसे मामलात में जहां पे डीएनए को, सीमेन टेस्ट को सेकेंडरी एविडेंस कहा जा रहा है, क्योंकि अभी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के भी इस हवाले से कुछ रिमार्क्स हैं, साबिक जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल थी उसके, तो सर क्या, अगर जैसा आपने कहा कि तगय्युरात आते रहते हैं जुर्म के साथ साथ उसके सबूतों में भी, क्या इन एविडेंसेस को, इन सबूतों को फिर फर्स्ट हैंड एविडेंस मान लिया जाए आगे चल के? कि जब ये बात वाज़ेह हो गई कि दीन ने सबूत जुर्म का कोई कायदा मुकर्रर नहीं किया, तो अब ये पूरी की पूरी बहस दीन के दायरे से निकल के इल्म और अक़ल और कानून के मुसल्लमात के दायरे में आ गई है। इसका फैसला अदालत ने करना है, इसका फैसला कानून साज असम्बली ने करना है कि वो ये बताए कि कौन से ज़राए हैं कि जिन पर एतमाद किया जा सकता है, वो प्राइमरी एविडेंस बनेंगे, वो सेकेंडरी एविडेंस बनेंगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं, फॉरेंसिक टेस्ट हैं, डीएनए हैं और इस तरह के शवाहिद हैं,
ان میں بہت پیچیدگیاں اس لحاظ سے بھی ہوتی ہیں کہ کس وقت لیا گیا ہے، کن حالات میں لیا گیا ہے، جب وہ لیا گیا تھا تو اس کو ٹرانسفر کرنے کا عمل ہے وہ کتنا شفاف ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں عدالت دیکھتی ہے۔ دین کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ پرائمری ایویڈنس ہونا چاہیے یا سیکنڈری ایویڈنس ہونا چاہیے۔ اگر عدالت کو یہ لگتا ہے، جج اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے جرم بیانڈ دی ڈاؤٹ ثابت ہوتا ہے، تو پھر ہر اس ایویڈنس کو مانا جائے گا جس ایویڈنس سے ثبوت جرم میں ہمیں مدد ملتی ہے، وہ ڈی این اے ہو، وہ کوئی فورینزک ایویڈنس ہو، وہ کوئی آپ کی جی پی ایس لوکیشن ٹریس کر کے ہو، ہر ایویڈنس شریعت کی نگاہ میں پرائمری ایویڈنس سمجھا جائے گا اگر اس سے جرم ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی گفتگو سے سر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، طالب علمانہ سوال ہے میرا، یعنی اب آئندہ بھی آنے والے ایسے تمام ایویڈنس کلیکشن کے ذریعے، چاہے وہ ڈی این اے ہو یا کل کو کوئی اور ایجاد ہو جاتی ہے، ان کو جو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھیجا جانا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو کبھی فتویٰ دے دیا جاتا ہے یا فتویٰ مانگا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر میں صحیح اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں سر آپ کی گفتگو کو تو؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں دیکھیے اس میں غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسلامی فقہ کے ماہرین نے اپنے عہد کے لحاظ سے ثبوت جرم کے بعض قاعدے کلیے کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو ملے گا قسامہ کا طریقہ۔ اگر کسی بستی میں کوئی قتل ہوا ہے اور قاتل نہیں مل رہا تو 50 لوگوں کو جمع کر کے ان سے قسمیں لے لی جائیں گی۔ یہ کوئی شریعت کا مقرر کردہ قاعدہ نہیں ہے، یہ اس عرف، اس عہد، اس کلچر، اس معاشرت میں ایک رائج طریقہ تھا جس کو فقہا نے بھی ثبت کر دیا ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط فہمی کہاں ہوتی ہے؟ غلط فہمی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ہم فقہ کے اس تاریخی ذخیرے کے اجتہادات جو انہوں نے اپنے اپنے عہد میں اپنے اپنے عرف کے تحت کیے تھے اس کو مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بحث عدالت میں ہونی چاہیے ہے۔ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے ہے کہ کون سا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر بیانڈ دی ڈاؤٹ جرم ثابت ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ ان 5 جرائم میں سے ایک زنا کا جرم ہے جو رپورٹ بھی نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ اور یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ زنا اور زنا بالجبر، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زنا کے لیے جو شرط مقرر کی گئی ہے 4 گواہ آئیں گے تو جرم رپورٹ ہوگا، زنا بالجبر میں ایسی کوئی سزا نہیں ہے، وہ فساد فی الارض کے تحت آتی ہے۔ چوری ڈاکہ بن جائے، اسی طریقے سے کوئی کھلے عام بدکاری کرے، اوباشی کو اپنا پیشہ بنا لے، اسی طریقے سے زنا بالجبر بن جائے، قتل دہشت گردی بن جائے، یہ سب فساد فی الارض کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان میں کوئی شرط شریعت نے مقرر نہیں کی، نہ گواہوں کی نہ ثبوت جرم کی۔ ہم علم اور عقل کے مسلمات، موجودہ دور کی حرکیات، سائنس کی اس ترقی کی روشنی میں طے کریں گے اور جرم کو ثابت کریں گے بیانڈ دی ڈاؤٹ۔ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اب عدالت ہے جو مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت سے ان کو سزا دے۔